नमस्कार दोस्तों। नई सोच नई उम्मीद में आप सभी का बहुत स्वागत है। भारत की पहली प्रधानमंत्री के रूप में पहचान रखने वाली इंदिरा गांधी का जीवन परिचय काफी रोचक है। उनका इंदु से लेकर इंदिरा और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर न केवल प्रेरणादायी है, बल्कि भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय भी है। उन्होंने 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। इंदिरा गांधी जी का जन्म देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले मोतीलाल नेहरू के परिवार में हुआ था। इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू एक सुशिक्षित वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे। वे नेहरू जी की इकलौती संतान थीं। इंदिरा अपने पिता के बाद दूसरी सर्वाधिक कार्यकाल के लिए कार्यरत रहने वाली प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा में बचपन से ही देशभक्ति भावना थी। उस समय भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की एक रणनीति में विदेशी ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना भी शामिल था और उस छोटी सी उम्र में इंदिरा ने विदेशी वस्तुओं की होली जलते देखी थी, जिससे प्रेरित होकर 5 वर्षीय इंदिरा ने भी अपनी प्यारी गुड़िया जलाने का फैसला किया, क्योंकि उनकी वह गुड़िया भी इंग्लैंड में बनाई गई थी। इंदिरा गांधी ने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास किया है और पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन से भी थोड़ी शिक्षा हासिल की है। इसके बाद वे स्विट्जरलैंड और लंदन में सोमेरविले कॉलेज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गए। 1936 में उनकी मां कमला नेहरू तपेदिक से बीमार हो गई थी। पढ़ाई के दिनों में ही इंदिरा ने स्विट्जरलैंड में कुछ महीने अपनी बीमार मां के साथ बिताए थे। कमला जी की मृत्यु के समय जवाहरलाल नेहरू भारतीय जेल में थे। इंदिरा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य बनी तो उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। फिरोज गांधी तब एक पत्रकार और यूथ कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य थे। 1941 में अपने पिता की असहमति के बावजूद भी इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह कर लिया था। इंदिरा ने पहले राजीव गांधी और उसके 2 साल बाद संजय गांधी को जन्म दिया। इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज गांधी से जरूर हुआ था, लेकिन फिरोज गांधी और महात्मा गांधी में कोई रिश्ता नहीं था। फिरोज उनके साथ स्वतंत्रता के संघर्ष में साथ थे, लेकिन वह पारसी थे, जबकि इंदिरा हिंदू थी और उस समय अंतर्जातीय विवाह इतना आम नहीं था। दरअसल इस जोड़ी को सार्वजनिक रूप से पसंद नहीं किया जा रहा था। ऐसे में महात्मा गांधी ने इस जोड़ी को समर्थन दिया और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने ही राजनीतिक छवि बनाए रखने के लिए फिरोज और इंदिरा को गांधी लगाने का सुझाव दिया था। स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तब इंदिरा अपने पिता के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। उनके दोनों बेटे उनके साथ थे, लेकिन फिरोज ने तब इलाहाबाद रुकने का ही निर्णय किया था, क्योंकि फिरोज तब द नेशनल हेराल्ड में एडिटर का काम कर रहे थे। इस न्यूज़पेपर को मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। नेहरू परिवार वैसे भी भारत के केंद्र सरकार में मुख्य परिवार थे, इसीलिए इंदिरा का राजनीतिक में आना ज्यादा मुश्किल और आश्चर्यजनक नहीं था। उन्होंने बचपन से ही महात्मा गांधी को अपने इलाहाबाद वाले घर में आते जाते देखा था, इसीलिए उनकी देश और यहाँ तक की राजनीति में रुचि थी। 1951-52 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी ने अपने पति फिरोज गांधी के लिए बहुत सी चुनावी सभाएं आयोजित की और उनके समर्थन में चलने वाले चुनावी अभियान का नेतृत्व किया। उस समय फिरोज रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे। जल्द ही फिरोज सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ा चेहरा बन गए। उन्होंने बहुत से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश किया, जिसमें बीमा कंपनी और वित्त मंत्री टीटी कृष्णमचारी का नाम भी शामिल था। वित्त मंत्री को तब जवाहरलाल नेहरू का करीबी माना जाता था। इस तरह फिरोज राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की मुख्य धारा में सामने आए और अपने थोड़े से समर्थकों के साथ
उन्होंने केंद्र सरकार के साथ अपना संघर्ष जारी रखा, लेकिन 8 सितंबर 1960 को फिरोज की हृदयघात से मृत्यु हो गई। कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में 1959 में इंदिरा गांधी को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया था। वो जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख एडवाइजर टीम में शामिल थी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया और वो जीत भी गई। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय दिया गया। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में देहांत के बाद अंतिम चुनावों में उन्होंने बहुमत से विजय हासिल की और प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां प्रिंसिपर्स के उन्मूलन के लिए प्रिंसिपल राज्यों के पूर्व शासकों और 4 प्रीमियम तेल कंपनियों के साथ भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों के 1969 में राष्ट्रीयकरण के प्रस्तावों को पास करवाना था। उन्होंने देश में खाद्य सामग्री को दूर करने में रचनात्मक कदम उठाए और देश को परमाणु युग में 1974 में भारत के पहले भूमिगत विस्फोट के साथ नेतृत्व किया। 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की अनुयायी वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया। उसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके का इस्तेमाल किया था और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इस बात ने आग का काम किया। इस फैसले में इंदिरा को तुरंत अपनी सीट खाली करने का आदेश दिया गया। इस कारण लोगों में उनके प्रति क्रोध भी बढ़ गया। श्रीमती गांधी ने 26 जून 1975 के दिन इस्तीफा देने के बजाय देश में अशांत राजनीतिक स्थिति के कारण आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल के दौरान उन्होंने अपने सभी राजनीतिक दुश्मनों को कैद करवा दिया। उस समय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को रद्द कर दिया गया और प्रेस को भी सख्त सेंसरशिप के तहत रखा गया था। गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण और उनके समर्थकों ने भारतीय समाज को बदलने के लिए कुल अहिंसक क्रांति में छात्रों, किसानों और श्रम संगठनों को एकजुट करने की मांग की। बाद में नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। 1977 के प्रारंभ में आपातकाल को हटाते हुए इंदिरा ने चुनावों की घोषणा की। उस समय जनता ने आपातकाल और नसबंदी अभियान के बदले में इंदिरा का समर्थन नहीं किया। मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उभरते जनता दल गठबंधन ने उन्हें हराया था। उस दौरान इंदिरा गांधी को संसद से निष्कासित करने के प्रयास में जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। हालांकि उनकी ये रणनीति उन लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध रही और इससे इंदिरा गांधी को सहानुभूति मिली और आखिर में 1980 के चुनावों में कांग्रेस एक विशाल बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई और इंदिरा गांधी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बन गई। 1981 के सितंबर महीने में एक सिख आतंकवादी समूह खालिस्तान की मांग कर रहा था और इसी आतंकवादी समूह ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया था। मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थितियों के बावजूद इंदिरा गांधी ने सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार करने के लिए पवित्र मंदिर में जाने का आदेश दे दिया। सेना ने टैंक और भारी तोपखाने का सहारा लिया। हालांकि सरकार ने इस तरह आतंकवादी खतरे को कम करने की बात की थी, लेकिन इससे कई निर्दोष नागरिकों का जीवन छिन गया। इस ऑपरेशन को भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक अद्वितीय त्रासदी के रूप में देखा गया था। हमले के प्रभाव ने देश में सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि की। कई सिखों ने विरोध में सशक्त और नागरिक प्रशासनिक कार्यालय से इस्तीफा दे दिया और कुछ ने अपने सरकारी पुरस्कार भी वापस लौटा दिए।
इस पूरे घटनाक्रम से तत्कालिक परिस्थिति में इंदिरा गांधी की राजनीतिक छवि भी खराब हो गई थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और विंत सिंह ने स्वर्ण मंदिर में हुए नरसंहार के बदले में कुल 31 बुलेट मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। ये घटना सफदरजंग रोड, नई दिल्ली में हुई थी। ये माना जाता है कि इंदिरा गांधी अपनी इमेज बनाए रखने पर काफी ध्यान रखती थी। 1965 के दौरान भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय वो श्रीनगर में छुट्टियां मना रही थी। सुरक्षा अधिकारी के ये बताने पर कि पाकिस्तान उनके होटल के काफी करीब आ गए हैं, वो ये जानने के बावजूद भी वहीं रुकी रही। गांधी ने वहां से हटने से मना कर दिया। इस बात ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा, जिससे विश्व अटल पर उनकी पहचान भारत की सशक्त महिला के रूप में बनी। इंदिरा गांधी ने भारत को आर्थिक और औद्योगिक सक्षम राष्ट्र बनाया था। इसके अलावा उनके कार्यकाल में ही विज्ञान और रिसर्च में भी भारत ने बहुत प्रगति की थी। इस दौरान ही पहली बार एक भारतीय ने चांद पर कदम रखा था, जो कि देश के लिए काफी गर्व का विषय था। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।